हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, अवकलजों के लिए डार्बू का माध्यमान प्रमेय। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एलिमेंट्री कैलकुलस अर्थात प्रारंभिक कलन का यूनिट 2 का ये टॉपिक है। आप सभी ये इस यूनिट 2 के इसके पहले के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ चुके होंगे, जैसे रोले का प्रमेय, लैंग्राज का माध्यमान प्रमेय, कौशी का माध्यमान प्रमेय इत्यादि। ये सभी टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं। यदि आपने इनका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इन सभी टॉपिक्स का जिनका अभी मैंने नाम लिया उन सभी का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। आप वहाँ से वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पूरा पूरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यूनिट 1 के भी सारे टॉपिक्स के वीडियोस बनाए जा चुके हैं। यूनिट 1 का केवल कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है? जो प्राचीन भारतीय गणितज्ञों का इतिहास एवं जीवनी एवं गणित में उनका योगदान, तो ये टॉपिक बस बचा हुआ है। बाकी सीक्वेंस एंड सीरीज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये समस्त टॉपिक जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, वीडियो उस पर बनाए जा चुके हैं। आप जरूर जाइए, जरूर देखिए दोस्तों। अच्छा, एक और खास बात, आज का जो टॉपिक है अवकलजों के लिए डार्बू का माध्यमान प्रमेय, इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए मैंने 2-3 किताबों की सहायता ली। मैं सोचा कि इस वर्ष में थोड़ा और अच्छे से इम्प्रूव करके उसको और थोड़ा श्रेष्ठ बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने इस पर कुछ एक्स्ट्रा काम भी किया है, इसलिए मुझे अनेक किताबों की मदद भी लेनी पड़ी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी एक बुक से इसको देखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बिकॉज इसमें आप देख सकते हैं कि डायग्राम भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है दोस्तों। तो ये अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ और कंप्लीट प्रूफ है। बहुत अच्छे तरीके से समझ समझ करके एक एक लाइन को मैंने लिखा है, और इसलिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अवकलजों के लिए डार्बू का माध्यमान प्रमेय। ठीक है, सबसे पहले हम उसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसका प्रूफ देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? यदि f एक संवृत अंतराल AB में अवकलनीय फलन है, ठीक है, f क्या है? संवृत अंतराल AB में क्या है? अवकलनीय फलन है, ठीक है ना भाई। और f डैश है और f डैश b विपरीत चिन्ह रखते हैं, इन दोनों का चिन्ह विपरीत है, ये पॉजिटिव तो वो नेगेटिव, या ये नेगेटिव तो वो पॉजिटिव। और ये f डैश b क्या है? बिंदु a और b पर फलन के अवकलज, ठीक है। तो अगर ये दोनों विपरीत चिन्ह रखते हैं तो अंतराल AB में, विवृत अंतराल AB में कम से कम एक बिंदु C तो इस प्रकार अवश्य विद्यमान होगा कि f डैश c बराबर 0 होगा। तो ये हमारा इस थ्योरम का जो रिजल्ट है ना वो ये है। हमको ये चीज सिद्ध करना है कि अगर f डैश a और f डैश b के चिन्ह विपरीत है तो निश्चित तौर पर एक बिंदु C हमको ओपन इंटरवल AB में जरूर मिलेगा। इस प्रकार होगा वो कि f डैश c बराबर 0 होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, हमको यही प्रूफ करना है। तो थ्योरम एक बार आप स्टेटमेंट अच्छे से देख लें कि f क्लोज इंटरवल AB में एक अवकलनीय फलन है तथा f डैश और f डैश b विपरीत चिन्ह रखते हैं, तब अंतराल AB में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार अवश्य विद्यमान होगा जिस पर उस फलन के अवकलज का मान 0 होगा। अब सुनो, अब उपपत्ति शुरू हो रही है। उपपत्ति कैसे शुरू होगी? देखो, हमको अब प्रमेय में जो बात पहले से हमने बोल रखी है उसका हमको इस्तेमाल करना है। हमने प्रमेय के कथन में हमने देखा कि f डैश और f डैश b विपरीत चिन्ह रखते हैं, तो विपरीत चिन्ह बोल रहा है, इसका मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव मान सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं f डैश को नेगेटिव मान रहा हूँ तो f डैश b को पॉजिटिव, ठीक है। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन पूरा फिर वो थोड़ा सा पूरा आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। कहने का अर्थ ये है कि मैं आपको मतलब आपके समझने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने जिस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि f डैश इज लेस देन 0 एंड f डैश b इज ग्रेटर देन 0। अगर हम उल्टा मान के बनाते तब भी प्रूफ हो जाता, बस उसके मुताबिक बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते। तो f डैश और f डैश मतलब f डैश को मैंने नेगेटिव माना और f डैश b को मैंने क्या माना? पॉजिटिव। अब सुनो, f डैश a को मैंने नेगेटिव माना है, इज लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? f डैश b को मैंने पॉजिटिव माना है अर्थात ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ये आपके माइंड में बैठना चाहिए,
ठीक है। अब सुनो, आपने बचपने में ही पढ़ा होगा, कक्षा 12वीं में आपने पढ़ा होगा कि किसी बिंदु, यहाँ पे बिंदु कौन है, ए है, किसी बिंदु पर फलन का अवकलज अगर ऋणात्मक है, देखो लेस देन 0 है, मतलब उस बिंदु पर फलन ह्रासमान होता है, डिक्रीजिंग होता है। और किसी बिंदु पर फलन का अवकलज अगर धनात्मक है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यहाँ लेस देन 0 और यहाँ ग्रेटर देन 0, तो अगर किसी बिंदु पर फलन का अवकलज जो है धनात्मक है, ठीक है, तो उस बिंदु पर फलन वर्धमान होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। और ये बात आप स्पष्ट तौर पे इस ग्राफ में देख सकते हो। इस ग्राफ में आप देखेंगे तो देखो बिंदु ए पर फलन गिर रहा है, उसका ग्राफ, उसका वक्र नीचे आ रहा है, ठीक है, और फिर नीचे आ रहा है, तो भैया सीधी सी बात है, नीचे हमेशा के लिए थोड़ी नीचे जाएगा, वो कभी ना कभी फिर ऊपर उठेगा। और आप देखो, ऐसा क्यों बोला मैंने कि कभी ना कभी ऊपर उठेगा, क्योंकि एफ डैश ए और एफ डैश बी विपरीत चिन्ह वाले हैं। विपरीत चिन्ह बोलने का मतलब, देखो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, अगर बिंदु ए पर फलन जो है ऋणात्मक अवकलज रख रहा है, मतलब उस फलन का वक्र नीचे गिर रहा है, तो सीधी सी बात है कि अगर आपने एफ डैश ए को ऋणात्मक माना है तो एफ डैश बी धनात्मक होगा, क्योंकि प्रमेय का कहना है कि ये दोनों विपरीत चिन्ह रख रहे हैं, अर्थात ए पर अगर फलन गिर रहा है तो बी पर जरूर उठेगा। तो बी पर उसको फलन को उठता हुआ दिखाने के लिए बीच में कहीं ना कहीं एक बिंदु ऐसा दिखाना पड़ेगा ना, जहां पर फलन का गिरना बंद हो और उठना शुरू हो, सीधी सी बात है, ठीक है। और वही वो बिंदु होगा जहां पर फलन का गिरना बंद और उठना शुरू होगा, तो वही वो बिंदु होगा जहां पर उस बिंदु का अवकलज 0 होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो प्रमेय बड़ा सरल है, और बात तो यही स्पष्ट हो गई कि अगर एक बिंदु पर फलन ह्रासमान है, मतलब उसका वक्र गिर रहा है, उसका ग्राफ गिर रहा है, और वहीं दूसरे बिंदु पर फलन अगर वर्धमान है, मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा है, और फलन अंतराल मतलब क्लोज इंटरवल भी में अवकलनीय है, तो अवकलनीय तो संतत भी होगा, मतलब बीच में कहीं टूट भी नहीं रहा है उसका वक्र, और एक बिंदु पर उसका वक्र गिर रहा है, दूसरे बिंदु पर चढ़ रहा है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं तो उसका जो वक्र जो है उसकी नियत बदली होगी, गिरना बंद से फिर उठना, मतलब गिरना बंद किया होगा और उठना शुरू किया होगा, ठीक है ना भाई। तो वक्र की देखो यहाँ पे उसका जो व्यवहार है, वक्र का व्यवहार यहाँ बदला हुआ है, और वो बिंदु कौन सा है, कोई ना कोई भी तो बिंदु पक्का मिलेगा, और उसी बिंदु का अस्तित्व अपने को खोज के दिखाना है दोस्तों, ठीक है। वक्र के व्यवहार को आप अच्छे से समझो कि वक्र का व्यवहार कैसा है, बिंदु ए पर फलन का वक्र गिर रहा है, बिंदु बी पर ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पे ह्रासमान है, यहाँ वर्धमान है, तो जरूर उसके व्यवहार में उस अंतराल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु अवश्य होगा जहां पर फलन का व्यवहार बदलेगा, अर्थात उसका गिरना बंद होकर के उठना शुरू होगा, ठीक है। यही चीज हमको सिद्ध करनी है यहाँ पे। अब सुनो, इसका मतलब क्या है कि एफ डैश ए को हमने क्या माना है, यहाँ पे नेगेटिव माना है, और एफ डैश बी को पॉजिटिव माना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जरूर अगर मैं ए के इधर वाले बिंदुओं को देखूं, ठीक है, इधर वाले बिंदुओं को, यानी कि देखो मैं कौन सा ऊपर इंटरवल को देख रहा हूँ, ए, और यहाँ के लिखा है ए प्लस डेल्टा 1, यानी कि थोड़ी सी दूरी अगर मैं आगे जाऊं, अब देखो ये वाला बिंदु ए है, तो थोड़ा सा दूरी यानी डेल्टा 1 दूरी आगे सरकूंगा मैं, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा ए प्लस डेल्टा 1। और इस ओपन इंटरवल की अगर मैं बात करूं, तो इस ओपन इंटरवल की सीध में आप जाओ तो ग्राफ का ये वाला टुकड़ा मेरे को दिखता है, ये वाला टुकड़ा। अब आप खुद देख लो, ये वाले टुकड़े में कौन से बिंदु पर मान कम है और कौन से बिंदु पर मान ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर इस टुकड़े में तो फलन का ग्राफ गिर रहा है, इसका मतलब वो बिंदु ए पर ही सबसे ज्यादा मान दे रहा है और फिर तो मान कम दे रहा है। तो उसी बात को हमने यहाँ लिखा है, देख लो कि एफ ए मतलब बिंदु ए पर फलन का मान अन्य बिंदुओं पर फलन के मान से बड़ा होगा, देखो बड़ा होगा, इसलिए एफ ए की तरफ हमने ऐसे चिन्ह लगाया है। यहाँ की जो भी हमने चीज लिखी है वो आपको कठिन लग ही नहीं सकती, कहीं पर भी अगर समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, जो भी बात लिखी है ना उसके लिए आप चित्र को देख लो। देखो ये पॉइंट ये है, मैंने थोड़ा अगला वाला पॉइंट देखा, डेल्टा 1 दूरी आगे वाला, तो इस पॉइंट को मैंने क्या कहा, ए प्लस डेल्टा 1। अब इस अंतराल के सीध में देख लो कि फलन का इतना हिस्सा आ रहा है, और उस हिस्से में फलन गिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ह्रासमान है, तो ह्रासमान है, गिरता हुआ, इसका मतलब अधिकतम मान कब रखेगा, देख लो आप, फलन का सबसे उच्चतम बिंदु यहाँ पे इस अंतराल में फलन का सबसे ऊंचा मान यहाँ दिख रहा है, ऊपर वाला है ना भैया एफ ए, और बाकी के मान एफ ए से छोटे होंगे,
फॉर ऑल एक्स, उन सभी एक्स के लिए जो इस अंतराल में शामिल है, यानी इन सभी बिंदुओं के लिए फलन के जो मान होंगे वो एफ ए से तो छोटे हैं, क्योंकि देखो एफ ए सबसे बड़ा है, बाकी सब इससे छोटे छोटे उससे छोटे है ना, ऐसे। अच्छा, अब इधर देखो बोला, यहाँ पे क्या लिखा है, b माइनस डेल्टा टू बी, है ना भाई, यानी कि माइनस बोल रहे हैं मतलब डेल्टा टू दूरी पीछे चले जाओ, तो ये वाले बिंदु को बोल दो b माइनस डेल्टा टू। अभी इस ओपन इंटरवल में देखो आप इस अंतराल के सीध में फलन के वक्र का कितना हिस्सा आ रहा है, ये वाला हिस्सा आ रहा है, और उससे में देख लो आप कि फलन अपना मान सबसे ज्यादा कहाँ रख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा मान यहाँ रख रहा है, क्योंकि उसके बाद के पॉइंट्स तो ऐसे नीचे गिर रहे हैं, है ना भाई, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा मान रख रहे हैं, तो ये देख पॉइंट बी पर फलन अपना मान सबसे ज्यादा रख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा है एफ बी, और ये बड़ा है, ठीक है, किस मान से बड़ा है, उन सभी मानों से बड़ा है, उन सब, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल, यानी कि इस ओपन इंटरवल के सभी बिंदुओं के लिए फलन का मान एफ पी से तो छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर फलन क्या है, फलन का ग्राफ क्या है, ऊपर जा रहा है। ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि एफ डैश बी ग्रेटर देन जीरो है ना भाई। एफ डैश बी ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब फलन वहां पर बिंदु बी के संगत फलन जो है वो वर्धमान वाला नेचर रख रहा है, तो वर्धमान वाला उसका बिहेवियर है, तो फलन का ग्राफ ऊपर जाएगा। इस देखो ना, दिमाग लगाओ, इसलिए तो मैंने, क्योंकि बी पे वो ऊपर जा रहा है, इसलिए मैंने बी के पहले वाले पॉइंट्स को देखा। आप बोलोगे सर आपने ए और ए के बाद वाले पॉइंट्स को क्यों देखा, बी और बी के पहले वाले पॉइंट्स को क्यों देखा? क्योंकि सीधी सी बात है, ए के पहले तो उधर कुछ है नहीं, हमको अंतराल ए बी के अंदर रहना है ना। ए के पहले कुछ नहीं है, इसके इधर बात ही नहीं करनी है, बी के उस पर बात ही नहीं करनी है, तो हमको नेचर यहाँ से थोड़ा आगे का और यहाँ से थोड़ा पीछे का देखना है। तो ए पर हमने इसको एफ डैश ए को नेगेटिव माना, नेगेटिव मतलब फलन का ग्राफ गिर रहा है, तो इसके बाद वाले पॉइंट्स के लिए मान जो है वो एफ ए से छोटे ही होंगे। और वैसे ही बी पर फलन ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है इसका मतलब क्या है कि बी से छोटे वाले बिंदुओं के लिए मान जो है वो एफ बी से छोटे ही होंगे। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि एफ एक्स इज लेस देन एफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए प्लस डेल्टा वन, यानी ए और ए प्लस डेल्टा वन। और वैसे ही एफ एक्स इज लेस देन एफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल बी माइनस डेल्टा टू बी, ठीक है, यानी बी माइनस डेल्टा टू बी, यानी ये वाला ओपन इंटरवल। और यहाँ पर डेल्टा वन और डेल्टा टू दोनों ही धनात्मक राशियां हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो, और जहाँ पर आप अंतरालों के बारे में बता रहे थे वहाँ पे भी लिख सकते थे कि जहाँ डेल्टा वन और डेल्टा टू ग्रेटर देन जीरो करके। दोस्तों देखिए, अब आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अब ये एक तो पहला आपने ये समझा कि हमने इनको यानी एफ डैश ए को नेगेटिव और एफ डैश बी को हमने पॉजिटिव माना, तो उसके आधार पर हमने ये दोनों बातें लिखी, जहाँ डेल्टा वन और डेल्टा टू दोनों ही धनात्मक राशियां हैं। ओपन इंटरवल ले करके हमने बिंदु ए पर फलन का मान, बिंदु बी पर फलन के मान के बारे में हमने देखा, तो हमने ये पाया कि ए पर फलन का मान ज़्यादा है इस ओपन इंटरवल के बिंदुओं पर जो फलन के मान है उनसे, और वैसी एफ बी। किस तरह ये हुआ ये आपने अच्छे से समझा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब चूंकि एफ अंतराल ए बी में अवकलनीय है, और प्रत्येक अवकलनीय फलन जो है वो क्या होता है, संतत भी होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है चूंकि एफ अंतराल ए बी में अवकलनीय फलन है, अतः एफ अंतराल ए बी में संतत होगा। और क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल में, तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में अगर कोई फलन संतत है तो निश्चित तौर पे वो फलन उस इंटरवल में परिबद्ध भी होता है। परिबद्ध मतलब बाउंडेड मतलब दो ऐसी फिक्स राशियां हो जाती है कि हाँ इस राशि से फलन का मान ज्यादा नहीं हो सकता और इस राशि से कम नहीं हो सकता, तो उसको फलन को बोलते हैं परिबद्ध। तो क्योंकि फलन एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है अर्थात संतत है, इसलिए एफ इस इंटरवल में बाउंडेड भी होगा, परिबद्ध भी होगा, ठीक है। और परिबद्ध होगा और अपने परिबंधों को भी प्राप्त करेगा, ठीक है। परिबंधों को प्राप्त करेगा मतलब निश्चित तौर पे उस फलन के जो बाउंड्स हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड, यानी कि निम्न परिबंध और ऊपरी परिबंध, इनको वो देखो, परिबद्ध बोलने का मतलब यह है कि उस फलन के परिबंध जो है वो अस्तित्व रखेंगे। अब ये परिबंध दो प्रकार के होते हैं, उच्चतम निम्न परिबंध और निम्नतम उच्च परिबंध, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड।
अब ये क्या होता है मैं आपको बतलाता हूँ, यद्यपि मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो चलो उस वीडियो का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, लेकिन उसको समझना जरूरी है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे तो वैसे मैं पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, परिबद्ध बोलने का मतलब ये है कि जैसे कोई एक ऐसी राशि जरूर विद्यमान होगी कि फलन के समस्त मान उस राशि से छोटे या बराबर होंगे, वैसी कोई एक और राशि ऐसी भी विद्यमान होगी कि फलन के समस्त मान उस राशि से बड़े या बराबर होंगे। तो फलन बंध गया, न तो कैपिटल एम से उस फलन का मान बड़ा हो सकता है, न तो स्मॉल एम से छोटा हो सकता है। ऐसी स्थिति में उस फलन को परिबद्ध बोलते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया। और ये इन्फीमम ऑफ एफ लिखा है, इन्फीमम ऑफ एफ, इन्फीमम ऑफ एफ मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या उच्चतम निम्न परिबंध। अब ये उच्चतम निम्न परिबंध को हमने क्या माना, एम। अब आप बोलोगे सर सरल शब्दों में समझाओ, बहुत कठिन लग रहा है। तो बेटा देखो, सरल शब्दों में बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हमने एम माना। इसका मतलब ये है कि एम फलन का वह मान है कि उस अंतराल ए बी में, मैं क्या बोल रहा हूं, उस अंतराल ए बी में इस m से और छोटा फलन का कोई मान नहीं है। ध्यान से सुनो, मैं फिर से इस बात को दोहराऊं कि इन्फीमम ऑफ f हमने m माना, इसका मतलब क्या है कि ये स्मॉल m जो है वो फलन का सबसे छोटा मान है। मतलब उस अंतराल ए बी में इस m से और छोटा फलन का कोई मान नहीं है। मतलब फलन का ऐसा कोई मान नहीं है जो इस m से भी छोटा हो जाए। ठीक है, इसलिए हम इस m को क्या बोल रहे हैं, इन्फीमम ऑफ f बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब फलन, अब देखो ना ग्राफ कहाँ पे आ रहा है अपना, सब मैं बोला उस m से और कोई छोटा फलन का मान नहीं है, मतलब इस m पर ही फलन अपना सबसे छोटा मान दे रहा है। ठीक है, तो भैया सीधी सी बात है कि अगर ग्राफ इस तरीके से बन रहा है तो सबसे छोटा मान कहाँ मिल रहा है, सबसे छोटा मान कहाँ मिल रहा है, आप बताओ। तो आप बोलोगे सर सबसे छोटा मान वहां मिलेगा जहां फलन गिरना बंद करेगा और ऊपर उठना शुरू करेगा, तो वो यहाँ पे मिल रहा है। तो समझ जाओ यही m है। और ये किस बिंदु पर मिल रहा है, C पर मिल रहा है, तो यही FC। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर इन्फीमम ऑफ f अपन m माने, मतलब देयर एग्जिस्ट एक बिंदु C बिलोंग्स टू AB, FC इक्वल अपन m लिखे। ठीक है, और सीधी सी बात है कि देखो आपने क्या लिखा अपन ने, तब समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट है कि C A के भी बराबर नहीं हो सकता, C B के भी बराबर नहीं हो सकता। अब ये लाइन क्यों लिखी आपने, C A के भी बराबर नहीं और C B के भी बराबर नहीं है। अगर सोचो C A के बराबर हो जाए तो क्या होगा, C अगर A के बराबर हो जाए तो क्या होगा। तो मैं अगर यहाँ पे A की जगह मान लो मैं C लिख देता हूँ तो क्या दिखेगा आपको, FC से छोटा है FX, मतलब फलन के ऐसे भी मान मौजूद हैं जो FC से छोटे हैं। तो वो बात गलत हो जाएगी ना, क्योंकि FC आप किसको बोल रहे हो, M को बोल रहे हो। ध्यान से सुनिएगा, FC आप किसको बोल रहे हो, M को बोल रहे हो। M क्या है, फलन का इन्फीमम है, मतलब M से छोटा मान और नहीं हो सकता। अगर मैं इस A के जगह C सोचने लगूं, मगर मैं ये सोचूं कि भैया C मान लो अगर A के बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा, ये FC हो जाएगा, FX हो जाएगा। मतलब FC जिसको आप M बोल रहे हो, तो क्या M से भी छोटे मान अस्तित्व में, ऐसा हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि C A के बराबर नहीं हो सकता, C B के बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मान लो C B के बराबर हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे C B के बराबर हो गया, मतलब B की जगह अगर आप C रखोगे तो क्या होगा, FC जो है उससे और छोटे मान FX हैं, जो कि इस बात का विरोध करेगा, क्योंकि FC फलन का इन्फीमम वैल्यू है, यानी कि उससे छोटा और नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि C डज नॉट इक्वल टू A, C डज नॉट इक्वल टू B। इसका मतलब ये है कि C न तो ये हो सकता है न तो ये हो सकता है, मतलब C इन दोनों को छोड़ करके बीच का कोई बिंदु हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि C अवश्य A से बड़ा किंतु B से छोटा है, अर्थात C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB। ठीक है, अब हम दर्शाएंगे कि एफ डैश सी बराबर 0, ये हमारे थ्योरम का अगला हिस्सा है। अब हमको ये दर्शाना है कि एफ डैश सी बराबर 0, अर्थात उस बिंदु पर फलन का अवकलज 0 होगा। अब 0 दर्शाना है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 0 नहीं है बल्कि लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब बिंदु सी पर फलन को आप क्या मान के चल रहे हो, हास मान के चल रहे हो, डिक्रीजिंग मान के चल रहे हो। अब हास मान के चल रहे हो, इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट अंतराल सी प्लस डेल्टा 3 जहाँ डेल्टा 3 ग्रेटर देन 0। इस प्रकार होगा कि एफ एक्स इज लेस देन एफ सी। अब देखो थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, फलन का ग्राफ बिंदु x बराबर सी पर
हासमान है, हासमान मतलब गिर रहा है, ये गिर रहा है, देखो गिर रहा है। इसका मतलब अगर मैं C और C से थोड़ा आगे का बिंदु C प्लस डेल्टा 3 लिखूं और इस अंतराल के संगत फलन के मानों को देखूं तो सीधी सी बात है बिंदु C पर मेरे को फलन का मान ज्यादा दिखेगा और उसके आगे वाले बिंदु के लिए फलन का मान कम दिखेगा, तो उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ये लाइन आपको ग्राफ के चित्र की मदद से जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, देखो मेरे को सिद्ध करना है एफ सी बराबर 0, लेकिन मैं मान लो अगर भाई देखो आपको सिर्फ ये करना है, आप जानबूझ के उल्टा उल्टा मान के चलोगे ताकि आप विरोध में फंसो। तो एफ सी को मैं लेस देन 0 मान के चलता हूँ। लेस देन 0 का मतलब हाफ मान का मतलब ग्राफ गिर रहा है। तो ग्राफ गिर रहा है इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बिंदु सी लूं और सी से थोड़ा आगे वाला बिंदु लूं और इस ओपन इंटरवल में देखूं तो फलन का मान कुछ ऐसे दिखेगा। अब देखो गिर रहा है इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा मान वो एफ सी पे रख रहा है। इतने हिस्से में देखो, इतने हिस्से में सबसे ज्यादा मान कहाँ रख रहा है, एफ सी पे रख रहा है। तो ये देखो एफ सी बड़ा होगा, बाकी मान हो गए, ये बाकी मान हो गए, ये उस अंतराल के बाकी मान हो गए और उन बाकी वाले मान मतलब बचे हुए जो अन्य वैल्यू है उनसे एफ सी बड़ा होगा। ठीक है, और एफ सी क्या है, एफ सी को आपने एम माना है। एम क्या है, एम इन्फिमम है, एम से छोटा और नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देख लो एफ एक्स इज लेस देन एम दिख रहा है, मतलब फलन के ऐसे मान भी दिख रहे हैं जो एम से छोटे हैं। तो ये विरोध है। किस बात का विरोध है कि एम को आपने एफ का क्या माना है, निम्नक। निम्नक मतलब उससे और छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे और छोटा नहीं होना चाहिए, तो आपने तो उसको निम्नक मान रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक विरोध है। ठीक है ना भाई, कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप देख लो और आप बताइएगा जरूर, कहीं भी कोई डाउट है तो। अब सुनो, अब आपने क्योंकि m को आपने निम्नक माना था और उससे भी छोटे मान हमको दिख रहे थे, देखो एफ एक्स इज लेस देन एम दिख रहा है, तो ये विरोध है कि m f का एक निम्नक है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अब अपन मान के चल रहे हैं कि यदि एफ टेस्ट सी बराबर 0 मतलब एफ टेस्ट सी ग्रेटर देन 0 हो जाए। अब ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि x बराबर c पर फलन ऊपर उठ रहा है क्योंकि वर्धमान होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं C और C के थोड़ा पहले के बिंदु लूं, ठीक है, और उस अंतराल की बात करूं, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने C माइनस डेल्टा 4C, इस ओपन इंटरवल में बात करूं। अब वर्धमान है तो सबसे ज्यादा मान वो यहीं पे रखेगा, बाकी मान तो उससे छोटे हैं FC से, तो फिर से FC इज ग्रेटर देन आ जाएगा, मतलब FC इज ग्रेटर देन FX हो जाएगा। ठीक है, और FC को आपने M माना है, सीधी सी बात है। फिर से पता चल गया कि M मतलब फिर से यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि M FX से बड़ा है, मतलब बहुत सारे ऐसे मान मौजूद हैं जो M से छोटे हैं। फिर एक विरोध हो गया क्योंकि M तो आपने इन्फिमम मान रखा है ना भाई, M को क्या मान रखा है आपने, इन्फिमम, कि M से छोटा और मान नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ तो और छोटे मान दिख रहे हैं, इसका मतलब यह उन्हें एक विरोध है। तो जब लेस देन 0 ले रहे थे तो भी एक विरोध, ग्रेटर देन 0 लिए तब भी एक विरोध। तो एकमात्र संभावना यही है कि एफ डेस सी बराबर 0, और यही हमको सिद्ध करना था। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब अपन एफ डेस सी को ग्रेटर देन 0 मान के चल रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 मतलब सी पे फलन वर्धमान है, मतलब ग्राफ उठ रहा है। ग्राफ उठ रहा है मतलब उसके पहले के बिंदुओं के लिए मैंने देखा तो पहले के बिंदु, देखो यहाँ पे पहले के बिंदु C माइनस डेल्टा 4C, मतलब मैं पहले के बिंदु देख रहा हूँ, तो उस पर जो फलन के मान है वो FC से छोटे होंगे। उस पर जो फलन के मान है, ये बाकी मान, ये जो एफ एक्स लिखा हो ना, मतलब ये वाले मान, और वो FC से क्या है, छोटे हैं। अर्थात FC कौन है, M है, तो M से भी छोटे मान मिल गए, तो ये तो गड़बड़ है क्योंकि M को आपने निम्नक माना है। तो इस तरह से दोनों विरोध हुए, तो एकमात्र संभावना एफ डी सी बराबर 0 वाली बची है, तो यही हमने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। दोस्तों कहीं पर भी डाउट हो, कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि सर ये वाला पॉइंट या ये वाला लाइन नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको उसको अच्छे से क्लियर करूंगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टेक्ट करके आप सीधे मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये लाइन क्यों, कैसी, कहाँ, पूछ सकते हैं। दोस्तों आप एकदम निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं। हो सकता है कोई पॉइंट मैं ठीक से समझा ना पाया हूँ, क्योंकि अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे तो हमको पता नहीं चलता कि आपको कौन सी लाइन या कौन सा पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बच्चे सामने बैठे हो तो वो पूछ सकते हैं, तो तुरंत बता सकते हैं, लेकिन अभी पता नहीं कि कौन सा लाइन छूट गया है, या इसलिए आप पूछ सकते हो, हर एक चीज़ को आप पूछ सकते हो कि सर कौन सा चीज़ क्यों, प्लस माइनस, छोटा बड़ा, हर चीज़ आप पूछ सकते हो दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमसे जुड़ सकते हैं।
हमारा नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इस यूनिट के और इसके पहले यूनिट के बाकी सारे वीडियोस भी जरूर देखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।